नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों की खबर में। मैं हूं सुमित अवस्थी। आज चुनावी मौसम में मौसम बाहर का है, इसीलिए कुछ बुलेटिन लेकर हम बाहर से हाजिर हुए हैं, स्टूडियो से बाहर निकले हैं। लेकिन पहली खबर चुनावों की नहीं है, चुनावों की बात आगे करेंगे। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के जिस मदरसा एक्ट को रद्द करने की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। ये मदरसा एक्ट 2004 में बना था, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, लेकिन फिलहाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और बहुत बड़ी राहत उत्तर प्रदेश में रहने वाले मदरसों में पढ़ने वाले तमाम छात्रों को, शिक्षकों को और उनके पालकों को दी है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी के 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। मदरसा अजीजिया इजाजुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के चलते मदरसों में पढ़ रहे लाखों बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं, इसलिए इस फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाई कोर्ट का ये मानना कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, गलत है। केंद्र, यूपी सरकार, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया गया है। यूपी और केंद्र सरकार को 31 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। इससे पहले इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। मदरसा पक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी और सलमान खुर्शीद कोर्ट में पेश हुए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदू धर्म या इस्लाम आदि पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं धार्मिक शिक्षा देता हूं। इस मामले में अदालत को अरुणा रॉय फैसले पर गौर करना चाहिए। राज्य को धर्मनिरपेक्ष रहना होगा, उसे सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी तरह से धर्मों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। वहीं मदरसा की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने भी कहा कि ये संस्थान विभिन्न विषय पढ़ाते हैं, कुछ सरकारी हैं, कुछ निजी। यहाँ आशय ये है कि पूरी तरह से राज्य द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल है, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। यहाँ कुरान एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। इम्प्लीकेशंस इस ऑर्डर का ये है कि जो मदरसा की जो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या हम ये मान लें कि राज्य ने हाई कोर्ट में कानून का बचाव किया है। यूपी की तरफ से एएसजी KM नटराज ने कहा कि हमने हाई कोर्ट में बचाव किया था, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा कानून को रद्द करने के बाद हमने फैसले को स्वीकार कर लिया है। जब राज्य ने स्वीकार कर लिया है तो राज्य पर अब कानून का खर्च वहन करने का बोझ नहीं डाला जा सकता। ये मदरसे खुद सरकार से मिलने वाली सहायता पर चल रहे हैं, इसलिए कोर्ट को गरीब परिवारों के बच्चों के हित में ये याचिका खारिज कर देनी चाहिए। मदरसे चल रहे हैं तो चलने दें, लेकिन राज्य को इसका खर्च नहीं उठाना चाहिए। हाई कोर्ट के सामने ये छिपाया गया है कि यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। फिजिक्स, मैथ्स, साइंस जैसे मुख्य विषय वैकल्पिक होने से ये छात्र आज की दुनिया में पिछड़ जाएंगे। वहीं केंद्र की तरफ से AG R वेंकटरमणी ने कहा कि किसी भी स्तर पर धर्म शामिल होना एक संदिग्ध मुद्दा है, सवाल किसी डिग्री का नहीं है। हाई कोर्ट के समस्त प्रस्तुत तथ्यों से मैं खुद को ये कहने के लिए राजी नहीं कर सका कि हाई कोर्ट का आदेश गलत था। हम धर्म के जाल में फंस गए हैं। केंद्र ने हाई कोर्ट में कानून का बचाव नहीं किया था। यूपी सरकार का कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद ही अगले कदम पर फैसला करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी गाइडेंस होगा उसको हम जरूर लागू करेंगे और निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडेंस है उसको लागू करने से जो भी राहत हमारे
मदरसा सिस्टम को मिलेगी, निश्चित तौर पर ज़रूर पहुंचेगी। मदरसा शिक्षा के बेहतर व्यवस्थाओं के लिए पूरी सकारात्मक तरीके से हमारी योगी सरकार अपने अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को के लिए वचनबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का मदरसा बोर्ड और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी स्वागत किया है और कहा है कि इससे छात्रों को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने मदरसों के लिए जो फैसला सुनाया है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस केस में जुड़े सभी लोगों का बधाई देता हूं। जिन लोगों ने हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है उन सबको मुबारकबाद देता हूं। हम सब लोग उसको वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जो 16 लाख बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन को सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बाद से फिर से शुरू किया जा सकेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। करीब उत्तर प्रदेश में 25 से 26 हजार मदरसे हैं, जिसमें से 10 से 12 हजार मदरसों के बारे में कहा जाता है कि वो अनरजिस्टर्ड हैं और ये भी कहा जाता है कि उन अनरजिस्टर्ड मदरसों में ज़्यादातर जो हैं वो सीमावर्ती यानी नेपाल के साथ जो सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के ज़िलों की वहाँ पर हैं और वहाँ से यूपी सरकार का ये तर्क है कि टेरर फंडिंग होती थी, तमाम इलीगल काम होते थे, इसलिए भी एक पक्ष ये भी है इस कहानी का। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज और क्यों 16 लाख मुस्लिम बच्चों के लिए इसको एक सकारात्मक खबर कही जा रही है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रदीप यादव जी, मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज मौजूद थे जहां से इनको ये बहुत बड़ा स्टे मिला है। प्रदीप जी शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल तो यही है आपसे कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, और दूसरी बात ये कि इस केस के डिटेल्स के बारे में आप और क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, वर्डिक्ट दिया। उसको आप वर्डिक्ट माने, फैसला माने या कुछ और। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट फाइल होती है 2019 में और हाई कोर्ट जो है 2023 में सो मोटो लेकर के मदरसा एक्ट 2004 को जो है अल्ट्रा वायरस अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करता है और उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 4 पॉइंट रखा है। 4 पॉइंट में मेन पॉइंट ये है कि एक तो कह रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किस आधार पर जाकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को चेक किया है, ये है किसी के समझ से बाहर है, क्योंकि मदरसा में अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट मदरसा में उर्दू अरबी पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से मदरसा में उर्दू अरबी के अलावा भी साइंस, मैथ्स, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अदर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जस्ट लाइक हिंदी कॉलेजेस में होते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं, उसी तरह से जब मदरसा है तो वहां पर उर्दू या अरबिक लैंग्वेज में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो गलत है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है माना कि नहीं ये चीज गलत है। दूसरा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो इसमें अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट जो है केवल और केवल मुस्लिम बॉडी किए जाते हैं। एक सेक्ट शिया का है, दूसरा सुन्नी का है, तो अकॉर्डिंग टू एक्ट मतलब जो है कि वही सब अपॉइंट हो सकते हैं। यह बात भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया आज और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि उसके एक्ट में ये चीज प्रोविजन है, लेकिन बच्चे हिंदू के भी पढ़ रहे हैं, हिंदू टीचर भी वहां पढ़ा रहे हैं और उर्दू में जो बीटीसी होती है उसको भी जो है हिंदू टीचर या दूसरे रिलीजन के लोग ले रहे हैं। तीसरी चीज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मदरसा जो है वो गवर्नमेंट एड से है, तो गवर्नमेंट एड से नहीं है। मदरसा उत्तर प्रदेश में पूरे लगभग 16,000 मदरसे चल रहे हैं। 16,000 मदरसों में 560 अकॉर्डिंग मतलब कैलकुलेशन लगभग 560 मदरसों को एड मिल रही है, बाकी सारे मदरसों को एड नहीं मिल रही है। इसलिए ये चीज भी सुप्रीम कोर्ट ने आज सिरे से खारिज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को। और चूंकि 22 मार्च को ऑर्डर पास हुआ था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि ऑर्डर का कंप्लायंस फोर्थबिट किया जाए, फोर्थबिट का मतलब है कि तुरंत किया जाए, बट स्टेट ने वहां पर जो कि मदरसा एक्ट को जो है सपोर्ट किया था, अपना एफिडेविट फाइल किया था,
और स्टेट यहाँ कैबिनेट पर आकर के उसी को अपनी बात को फिर से वो पलट रही है। इसका कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन होना था 4th 5th, वो एग्जीक्यूशन जो है 2 दिन पहले किया गया। और आज जो है स्टेट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बात यही रखी कि चूंकि हमने हाई कोर्ट के फैसले को कंप्लायंस कर दिया है, इसलिए अब अगर स्टे होता है तो रिपील करने की जरूरत पड़ेगी। बट ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की बात को सिरे से खारिज कर दिया और आज मैटर की सुनवाई करने के बाद इशू नोटिस किया। इशू नोटिस का मतलब होता है कि सामने वाले उसका आप जवाब फाइल करेंगे। उसी के साथ साथ एग्जीक्यूशन जो होता है, जो ऑपरेशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट का, उसको स्टे कर दिया है। प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छे से पूरी बात समझाई, लेकिन एक चीज़ मैं समझना चाहता हूं कि अब जबकि स्टे लग गया है तो जो मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हैं, वहां पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, मौलवी हैं, उनको क्या राहत मिलेगी? उनका क्या रिएक्शन होगा? अब नया शैक्षणिक सत्र भी आ रहा है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? देखिए, जो आपके पहले पार्ट का जवाब कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया है, तो इसका मतलब है कि 22 मार्च 2024 के पहले जे सिचुएशन थी जिस मदरसे में टीचरों की, बच्चों की, सारे लोगों की, वो सेम रहेगी। चूंकि 2 दिन पहले जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आज जो है सरकार की तरफ से दलील दी गई कि हमने कंप्लायंस कर दिया गया, तो उसमें ये हुआ कि 16 लाख बच्चों को रातों रात आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में कैसे शिफ्ट करोगे। और केवल 16 लाख बच्चों की सवाल नहीं है, 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और उतना ही चूंकि 16,000 के आसपास मदरसे हैं, तो 16,000 बिल्डिंग भी पड़ी हुई हैं, उनका क्या होगा। इसलिए, और दूसरी चीज हमारी तरफ से ये रही कि सपोज करो कि कल अगर स्टे नहीं होता है, अब कल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड करता है सुप्रीम कोर्ट, तो एक तरफ से जो है 16 लाख बच्चों को फिर से उन इंस्टीट्यूशन से हटा करके मदरसा में लाया जाएगा। और एक चीज, दूसरी चीज, अगर बच्चों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं ये अलग मुद्दा है, लेकिन अगर बच्चों को किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में फोर्सफुली भेजा जाता है, तब वहां पर बच्चों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, उनकी चॉइस नहीं खत्म हो जाएगी, जो कि आर्टिकल 14 का वायलेशन इटसेल्फ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी माना है। दूसरा पोर्शन ये था कि सरकार का लेकर के फंडिंग को लेकर था कि अगर हम फंड को करते हैं तो उसमें रिलीजियस चीजें नहीं होनी चाहिए, और उर्दू की बात आती है कि वहाँ उर्दू और अरबी पढ़ाया जाता है। तो इसके लेकर के हमारा ये है कि फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है, फिलॉसफी भी जो है पढ़ाई जाती है, और फिलॉसफी जो है एक रिलीजन से कहीं ना कहीं गवर्न होता है। जब कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, सपोज करो कि जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में है, तो उसमें गीता भी पढ़ाई जाती है, दूसरे भी रिलीजियस बुक पढ़ाए जाते हैं। सेम थिंग अगर मदरसा है, उसमें कुरान पढ़ाई जाती है, तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि कुरान पढ़ाना कोई अपराध नहीं है। कुरान से, धर्म से कहीं ना कहीं बच्चे ये सीख लेते हैं कि धर्म धारण करने से बच्चे किस तरह समाज में कैसे काम करें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी खारिज कर दिया। और अभी तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को एडमिट किया है, प्राइमा फेसाई ये माना है कि हाई कोर्ट ने गलत फैसले दिया है, इसलिए प्राइमा फेसाई इशू नोटिस किया है। 30 मई तक उसमें जवाब फाइल करना है। 30 मई के बाद अगर हम लोगों को कुछ लगता है तो हम उसमें रिजॉइंडर फाइल करेंगे। जुलाई के 2nd वीक में फाइनल डिस्पोजल के लिए रखा गया है, और तब तक के लिए हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया गया है। इसलिए सरकार हर एक काम जो है, जो मदरसे के लिए जितना फंडिंग करती थी, जो फंड रिलीज करती थी, या दूसरी चीजें हैं, उसे करती रहेगी जब तक कि आगे का फैसला या स्टे खत्म नहीं हो जाता है, या हमारा मैटर रिजेक्ट नहीं कर देती है सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारा मैटर अलाउ कर देती है तो सरकार को सारे काम करते रहना चाहिए। शुक्रिया प्रदीप जी, पूरी बातों को अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए बढ़ते आगे की खबरों की ओर और बात करेंगे चुनाव की खबरों की। पहले चरण के मतदान के 14 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो आज रिलीज कर दिया। जहां 5 अप्रैल 2024 को कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, जिसका नाम उन्होंने न्याय पत्र रखा है, वो आज रिलीज हुआ। दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में पूरे फैन फेयर के साथ इसको रिलीज किया गया। पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे।
खुद अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सोनिया गांधी मंच पर थी, राहुल गांधी मंच पर थे, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन पी चिदम्बरम मंच पर थे। खास बात यह रही कि कांग्रेस ने बीजेपी का काट ढूंढने के लिए अपने कुछ नीतियों में बदलाव के संकेत भी दिए हैं। कुछ नई बातों की इस मैनिफेस्टो में उसको इंक्लूड भी किया गया है। और सबसे खास बात यह कि एमएसपी का जिक्र किया गया है, उसको कानून बनाने की बात की गई है और जाति जनगणना को भी जरूर कराने की बात की गई है। और क्या है खास बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर कुछ मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस चुनावी घोषणा पत्र का नाम कांग्रेस ने रखा है न्याय पत्र 2024। इसके कवर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी दोनों की फोटो है। नीचे भारत जोड़ो यात्रा की भी तस्वीर लगाई गई है। चुनावी घोषणा पत्र में 10 न्याय पर फोकस किया गया है, जिसमें फोकस है युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और हिस्सेदारी पर। मेन वादा हमारा जो कास्ट सेंसस के ऊपर राहुल जी बोल रहे हैं, कास्ट सेंसस में तो SC ST लोग है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग है, साथ ही साथ सेंसस में जो अपर कास्ट के लोग हैं उसमें भी कुछ गरीब लोग, इकोनॉमिक क्लास जो नीचे रह गए, उनके पर भी ध्यान दिया जाएगा। वो जो गारंटी है वो खास चीज़ है। जातिगत आधार पे जनगणना, यस, ये बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जब तक हम पूरे समाज को साथ लेके नहीं चलेंगे, समानता नहीं होगी, तो हम सुख से नहीं रह सकते। 2019 में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का शीर्षक था हम निभाएंगे, लेकिन अब 2024 में 48 पेज के इस मैनिफेस्टो का टाइटल दिया गया है न्याय पत्र 2024। 2019 की तरह फोकस इसमें किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और युवाओं पर किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ अहम वादे ये हैं: जातिगत जनगणना कराएंगे, आरक्षण का 50% का कैप हटाएंगे, 25 साल से कम के युवाओं के लिए 1 साल प्रशिक्षण और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। 30 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के तहत MSP की कानूनी गारंटी दी जाएगी। किसानों की कर्ज माफी और MSP कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए के न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। मीडिया ने कांग्रेस से सवाल किया कि मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव में जाने के पहले कितने आश्वस्त हैं। सुनिए राहुल ने क्या कहा। वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। कांग्रेस ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को जारी रखने की बात कही है। ये हमारा की पॉइंट है, आवाम का और जनता का मैनिफेस्टो है। हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं, नौकरियों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, इस देश के लोगों के अधिकार के साथ खड़े हैं और जो लोकतंत्र को राजतंत्र बनाने की कोशिश है उसके साथ खड़े हैं। मोटा मोटी हम कहेंगे की पॉइंट, हम किसानों के कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, उनकी MSP बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो मनरेगा से जिनको रोज़गार नहीं मिलता है उसको आप 220 से 400 रुपये करने की बात कर रहे हैं। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का जो वेजेस है मानदेय उसको डबल करने की बात कर रहे हैं। PMLA जो मिसयूज़ ऑपोजिशन का हो रहा, हम तो कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो PMLA को चेंज करेंगे और हम इस तरह का लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चाहते हैं। वैसे बीजेपी ने कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। इस मैनिफेस्टो को देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, जो मैंने उदाहरण दिया कि लोग शायद प्रतिक्रिया करने को तैयार नहीं थे, उनसे आह्वान करना पड़ा कि भाई ताली तो बजाइए। जिसे एक पंक्ति में कहा जाता है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस
उसका चेहरा उतरता चला गया। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं अब वो पब्लिक रैलीज के माध्यम से जनता के बीच में लेके जाएगी, लेकिन क्या लोग इन वादों पर भरोसा करते हैं, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ वैभव पलनीटकर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी कि कांग्रेस के मुख्यालय में आज क्या हुआ, मैनिफेस्टो की क्या खास बातें हैं। कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं जो हमने कहा कि कांग्रेस ने अपनी नीतियों में, अपनी प्रोग्रामिंग, अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए हैं। तो 2019 में क्या हुआ, 2024 में क्या बातें हैं, कुछ खास अंतर जो है वो दो बड़े मुद्दों पर नजर आ रहा है। एक तो कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम की वकालत करती रही और दूसरा कांग्रेस पार्टी बैलेट पेपर को लेकर, ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करती रही। तो पहले मैं बात करता हूं 2019 के मैनिफेस्टो में पेंशन स्कीम के बारे में क्या कहा गया था। ध्यान से देखिएगा इन ग्राफिक्स को। 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी। और आपको बताऊं, बीते 3-4 सालों में जो चुनाव हुए विधानसभाओं के, वहां कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाकर सफलताएं भी पाई। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव हार गए, ओपीएस का मामला वहां पे चला नहीं था। तो क्या ये पार्टी के अंदर एक और नया सोच आई है कि ओपीएस को कंपल्सरीली मैनिफेस्टो में नहीं डालना चाहिए? क्योंकि इस बार का जो मैनिफेस्टो है 2024 का, उसमें कुछ और बातें रखी गई हैं। इस बार एक पहली बात तो ओपीएस या एनपीएस दोनों का ही जिक्र नहीं है। ये दलील दी गई है पार्टी के नेताओं के द्वारा जिन्होंने मैनिफेस्टो को बनाया कि केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक कमेटी बना दी है। हम उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। वित्त सचिव की अगुवाई में ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी एनपीएस और ओपीएस की मांग का विश्लेषण कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तब हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, यानी कमेटी क्या कहती है ओपीएस और एनपीएस के बारे में, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अकॉर्डिंगली अपना स्टैंड क्लियर करेगी। यही सवाल मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन पी चिदम्बरम साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम के अपने नारे से पीछे हट रही है। सुनते हैं उनको। The broad theme of the manifesto is justice. Every aspect of justice has been threatened, weakened, diminished, and in some cases denied in the last 10 years, especially in the last 5 years. I'm sorry to report that what we had predicted in 2019 has come to pass in 2024. The overall theme of the Congress manifesto is 3 powerful words: work, wealth, and welfare. एक और जो बड़ा अंतर है 2019 और 2024 के आज के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, वो है ईवीएम को लेकर। आपको याद होगा 2019 में, और नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला दूं, 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि मतपत्रों से, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे, यानी ईवीएम को खारिज करने की बात कर रहे थे। और 2018 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया था। इसीलिए 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि वापस मतपत्रों की ओर पार्टी लौटेगी। लेकिन आज जो मैनिफेस्टो आया है उसमें बैलेट पेपर की बात नहीं की गई है, उसमें ईवीएम का ही जिक्र है। पार्टी ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहती है। कांग्रेस की दलील है कि चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे, वोटर को वोटर स्लिप पाने का अधिकार दिया जाएगा। वो जो वीवीपैट पे स्लिप निकलती है वो वोटर को पाने का अधिकार दिया जाएगा। वोटर को पता रहेगा कि उसने किसको वोट दिया है और वो वोट उसको पड़ा है कि नहीं पड़ा है, जो कि उस पर्ची में दिखाई देता है। और सभी जो वोटर की स्लिप है उसकी गिनती की जाएगी, यानी कंपल्सरीली वीवीपैट की पर्चियों की गिनती के सहारे कांग्रेस पार्टी अगले जो चुनाव है, अगर वो सत्ता में आती है तो वो करना चाहती है। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं एक्सपर्ट से। पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद शर्मा जी, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं और कई सालों से कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से कवर करते आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, वक्त निकालने के लिए, एनडीटीवी से बात करने के लिए एक बार फिर से। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो रिलीज किया, न्याय पत्र उसको नाम दिया है। आपको क्या खास लगा आज के इस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में? देखिए, नया सिर्फ यह है कि जितनी बातें, तात्कालीन बातें हैं जिस पे कांग्रेस बोलती रही है, सरकार से गुजारिश करती रही है, डिमांड करती रही है कि उन पर उस पर पेशरफ्त हो, लागू किए जाए, वो सब चीजें लिखी हुई हैं।
अब मिसाल के तौर पे वो सब चीजें हैं, जैसे कि कास्ट सेंसस है, इसमें एमएसपी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, इसमें जो क्या कहते हैं राजस्थान में जो कैशलेस हेल्थ केयर का मॉडल है उसकी बात वो कर रहे हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जीएसटी 2.0, वो जो जीएसटी है, जो वर्जन जीएसटी का बीजेपी लाया है, उससे कांग्रेस कहती है कि लोगों को दिक्कत हो रही है, छोटे उद्योगों को, तो उसको भी बदलना चाहिए। तो सारी चीजें एक जगह उन्होंने एक साथ कह दी हैं, और अब उनके सामने चैलेंज ये है कि अपनी बात को आसान भाषा में जनता तक कैसे पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो 2019 में भी इन्होंने एक बड़ी अच्छी स्कीम इलेक्शन के दौरान आखिरी दिनों में अनाउंस की थी, मिनिमम आय की जो स्कीम थी, न्याय जिसका नाम था, लेकिन वो बात उनकी जनता तक पहुंच नहीं सकी और वो क्लिक नहीं किया। तो अब चैलेंज ये है कि ये जो इन्होंने मैनिफेस्टो जो लेके आए हैं, इसको जनता तक पहुंचाएं और जनता तक इफेक्टिवली पहुंचाएं। अगर कंफ्यूज मैसेजिंग होगी और विभिन्न लोग विभिन्न तरह से उसको पेश करेंगे, तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि जनता जो है वो आश्वासित होगी। विनोद जी, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पे मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा, वो ये कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ये मैनिफेस्टो बिल्कुल चुप हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस पर कई सारे चुनाव जीते, लेकिन मैनिफेस्टो में आज जिक्र नहीं था। सवाल भी चिदम्बरम साहब से पूछा गया। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या रीथिंक कर रही है पेंशन स्कीम को लेकर, अपनी बातों को लेकर? अच्छी बात है, नहीं बात कर रही है तो, क्योंकि जब ये पहले लेके आई थी उस वक्त जो सत्तारूढ़ दल है उसकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या भारत की इकोनॉमी या स्टेट्स की इकोनॉमीज झेल सकती हैं इतने बड़े खर्चे को। और उस वक्त उन्होंने, इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने अपना तेवर नहीं बदला। लेकिन उनसे कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अगर देर से ही ज्ञान मिला या देर से ही आभास हुआ कि ये शायद स्कीम उतनी अच्छी तरह से लागू नहीं की जा सकती, और अगर इस पे इतना पैसा खर्च होगा तो और चीजों पे पैसा घटाना पड़ेगा, तो अनुपात में ही एक्सपेंडिचर होना चाहिए सोशल सेक्टर में। और मैं समझता हूं अगर वो चुप हैं इस पे तो अच्छी बात है, उस पे तंज ना कसे, उस पे कटाक्ष न करे अब सत्तारूढ़ दल, क्योंकि स्वयं कह रहा था सत्तारूढ़ दल कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये इकोनॉमिकली वाइज स्टेप नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा जी हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। अब आइए चलते हैं, एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक और वरिष्ठ पत्रकार, एक जमाने में नवभारत टाइम्स के संपादक रहे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामकृपाल सिंह जी। रामकृपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मेरा पहला सवाल वही है जो मैंने विनोद जी से पूछा था। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है, क्या खास लगा आपको, कैसा लगा आपको ये मैनिफेस्टो? अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये घोषणा पत्र है जिसका पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे देखिए, उदाहरण राहुल जी ने जो इसमें कहा है कि 5 न्याय और 25 गारंटी, और खड़गे जी भी कह रहे थे, तो 5 न्याय में महिला, युवा, किसान, इनकी जो बातें की गई हैं, अब आप देखिए, उन्होंने कहा है महिलाओं के लिए कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। रफली अगर 1 लाख को आप डिवाइड कर दीजिए 12 महीने में तो 8,000 कुछ रुपए आता है। दूसरा, उन्होंने युवाओं के लिए कहा है कि जो लोग जब पढ़ते समय ही कुछ अप्रेंटिस कराएंगे और उसके बाद उनको किसी तरह की नौकरी का आगे करेंगे, बट वहां भी कुछ 1 लाख रुपए कुछ देने की बात, वो साल की कुछ ऐसे है कि हाँ इतना उनको दिया जाएगा। तीसरी बात जो उनमें है, श्रमिकों के लिए है, मनरेगा को 400 उन्होंने किया है। ये मतलब एक है, लोक लुभावन है, लोगों को लगेगा। चौथी, ये इसके अलावा जो उन्होंने मुख्य बातें कही हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे, और जातीय जनगणना कराएंगे, और जो रिजर्वेशन की 50% सीलिंग है उसको संविधान संशोधन करके बदलेंगे और उसकी लिमिट बढ़ाएंगे, ताकि जो जनसंख्या के हिसाब से जो भागीदारी होनी चाहिए उसको सुनिश्चित किया जा सके।
ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, एक और चीज है, मनरेगा को अगर आप 4,000 कर रहे हैं, सॉरी 400 रुपए कर रहे हैं, मतलब महीने का एक श्रमिक को 12,000 रुपए मिनिमम की गारंटी है। अगर वो 30 दिन एवरेज काम करता है तो 12,000, जबकि जो महिला है उसको 8,000 रुपए ये है। खैर, ये सब सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये घोषणा पत्र जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन उसी मंच से राहुल जी ने कहा कि इंडिया अलायंस जब जीतेगा उसके बाद तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ पार्टी का है, ये इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र नहीं है। तो जो अगर मान लीजिए कि सत्ता में लोग आ जाते हैं, तो जो घोषणा पत्र लागू होगा वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, जो सारी पार्टियों के घोषणा पत्र का थोड़ा थोड़ा अंश मिला के होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी, आपने कॉन्ट्रा व्यू पॉइंट बताने का इस टॉपिक पर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। शुक्रिया रामकृपाल जी हमसे बात करने के लिए। जाहिर तौर पर जब कांग्रेस, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसने अपना मैनिफेस्टो, जिसको न्याय पत्र कह रही है, वो रिलीज कर दिया है, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी यानी भाजपा का, बीजेपी का मैनिफेस्टो कब आने वाला है। हमने भी जानने की कोशिश की, बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको दिखाई, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या खास होगा? क्या कांग्रेस की बातें जो उसने मुद्दे उठाए हैं, महंगाई के, बेरोजगार के, अर्थनीति के, उसका कोई काउंटर जवाब बीजेपी के मैनिफेस्टो में अपने को देखने को मिल सकता है? यही सवाल हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा, उनसे हमने पूछा और जानने की कोशिश की कि बीजेपी का मैनिफेस्टो कब आ रहा है और उसमें क्या खास बातें होंगी। देखिए वो अंदर से क्या जानकारी निकाल कर लाए हैं। जी, ये संभावना है कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो अगले सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संकल्प पत्र बनाने के लिए जो 27 सदस्यीय समिति बनाई गई है, उसकी 2 बैठकें हो चुकी है। माना जा रहा है कि एक बैठक और होगी, जिसके बाद इस संकल्प पत्र को जारी कर दिया जाएगा। बीजेपी दरअसल अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है, क्योंकि पार्टी का यह कहना है कि वो वादे नहीं करती बल्कि संकल्प लेती है जनता के काम पूरे करने के लिए। और जहां तक संकल्प पत्र का प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि बीजेपी ने 2014-2019 के चुनाव में जो भी वादे सरकार जनता से किए थे, 90% उन वादों को पूरा किया जा चुका है। तो यानी बीजेपी की जो एक थीम रहेगी वो ये होगी कि जो कहा सो किया, और साथ ही बीजेपी अब ये भी कहेगी कि जो हम कह रहे हैं आगे के लिए वो भी हम पूरे करेंगे। इसी के साथ 2 ब्रॉड थीम की बात कही जा रही है इस संकल्प पत्र को लेकर। पहली बात होगी मोदी की गारंटी, और दूसरी होगी विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए बीजेपी का अपना एक रोड मैप। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा संकल्प पत्र होगा, इसकी जो थीम होगी वो ज्ञान के आधार पर होगी। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। पीएम मोदी कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि उनके लिए देश में केवल 4 ही प्रमुख जातियां हैं, ये है युवा, गरीब, किसान और साथ ही नारी। तो बीजेपी का संकल्प पत्र जो होगा, माना जा रहा है कि वो इन्हीं 4 क्षेत्रों पर खास तौर से फोकस करेगा। मिसाल के तौर पर नारी शक्ति के लिए वो ये कह सकते हैं संकल्प पत्र में कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, वो चाहे अर्थव्यवस्था हो या फिर स्पोर्ट्स हो या फिर राजनीति हो, इन सब में महिलाओं की संख्या को, उनकी नुमाइंदगी को बढ़ाया जाएगा। ये बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कह सकती है। युवाओं के लिए आप जानते हैं कि बीजेपी ने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, जिसे लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर बीजेपी रहती है। लेकिन इस संकल्प पत्र में भी बीजेपी युवाओं के लिए कई अहम पहल का ऐलान कर सकती है, जिसमें कि नए जो रोजगार है उनके सृजन के लिए अवसर बढ़ाने की बात होगी, जिसमें कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना। ये वो सारे क्षेत्र जहाँ पर बीजेपी को लगता है कि फोकस करने से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और उनको रोजगार मिलने में, नौकरियां मिलने में उनको ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरह किसानों के लिए जो तमाम नई तरह की तकनीकें आ रही हैं, उनके इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही जा सकती है। एमएसपी का जहां तक प्रश्न है, बीजेपी इस पर भी अपनी राय स्पष्ट कर सकती है संकल्प पत्र के माध्यम से। और इसी तरह से जो अन्य वर्ग हैं उनके लिए भी बीजेपी इस संकल्प पत्र में अलग अलग ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी का ये जो संकल्प पत्र होगा, इसमें कई अहम घोषणा होगी कि भारत को दुनिया की जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो रही है वो किस तरह से किया जाएगा। बड़े आर्थिक सुधार जो पीएम मोदी कह चुके कि अभी तक जो हमने किया है पिछले 10 साल में वो केवल झांकी है, असली काम अभी बाकी है। तो वो असली काम क्या होगा,
किस तरह के बड़े आर्थिक सुधार होंगे, ये सारी बातें जिनका संकल्प पत्र में बीजेपी बड़ी झलक देगी। तो ये इंतजार करना होगा कि संकल्प पत्र बीजेपी का जब आता है तो उसमें किस तरह के वादे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और ये बात करते हैं गर्मियों की। इस बार भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। जो लोग उत्तर भारत में रहते हैं वो महसूस भी कर रहे होंगे। पिछले 2-3 दिनों से गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अभी तो अप्रैल की शुरुआत हुई है। भीषण गर्मी के लू चलने वाली है और ये वो साल है जब देश में चुनाव भी हो रहे हैं। कई जगह सभाएं होंगी, कई जगह भीड़ होगी, रैलियां होंगी, नेताओं के दौरे होंगे, आम जनता को चलना निकलना पड़ेगा। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए कई सारे उपाय किए जा रहे हैं। बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। देश भर में करीब 200 ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जो हीट वेव को कंट्रोल करने के लिए, उनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे उसकी तैयारी भी मौसम विभाग कर रहा है। देखिए मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट। इस साल गर्मी कहर ढाने वाली है। कई राज्यों में 10 से 20 दिन तक हीट वेव की आशंका है। अप्रैल में सबसे ज्यादा गर्मी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पड़ने के आसार हैं। इस साल अप्रैल से जून के बीच गर्मी सीजन के दौरान 23 सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्यों ने इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अपना हीट वेव एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के एचओडी कमल किशोर ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जिन 200 शहरों और जिलों पर मौसम की सबसे ज्यादा मार की आशंका है, उनके लिए भी एक्शन प्लान तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ने हाल ही में कमल किशोर को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। कंट्रोल रूम निर्धारित करने हैं, जो दवाइयों का, ORS सॉल्यूशंस का जो स्टॉक पाइलिंग होना चाहिए वो हो गया है। जहाँ तक हो सके, अगर आप ऐसे व्यवसाय में हैं कि आप अवॉइड कर सकते हैं दिन में 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलना, तो ना निकलें। अगर निकलना पड़े तो अपने सर को ढक के निकलें। इस साल गर्मी के सीजन के दौरान अप्रत्याशित हीट वेव के पीछे 2 मुख्य वजह हैं। पहला, भारत में मौसम पर जलवायु परिवर्तन का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरा, एल नीनो कंडीशन सक्रिय है और इसके जून तक ही न्यूट्रल होने की संभावना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि राजनीतिक दलों को जनसभाओं और रोड शो की टाइमिंग सोच समझकर तय करना चाहिए, ताकि आम लोगों को गर्मी का सामना कम से कम करना पड़े। इस दौरान पीने के पानी और छायादार इलाके का भी इंतजाम होना चाहिए। कैसे हम मास गैदरिंग्स को इस तरीके से आयोजित करें कि हीट का प्रभाव कम से कम हो। जहां हो सके हम इन जो मास गैदरिंग होती है, इसको ऐसे समय पे रखें जहां हीट का प्रभाव कम से कम हो। जहां तक हो सके जहां छांव करिए जा सकती है वहां छांव शामियाने लगा के किए जाएं, पानी का प्रबंध किया जाए और जो पास में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी तैयारी रहे कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, अगर कुछ लोग प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर उनकी हेल्थ पे हीट का प्रभाव देखा जाता है, तो तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके, डायग्नोज करके, सिम्टम्स को देख करके रिस्पॉन्ड कर सकें। किशोर के मुताबिक आम लोगों को तेज गर्मी से बचने के लिए अपने स्तर पर भी कई इंतजाम करने होंगे। वो खाना हल्का खाएं और शरीर में पानी की कमी न रखें। 12 से 4 बजे के बीच अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें और घर से बाहर निकलने के दौरान सिर को हमेशा कपड़े से ढक कर रखें। साल 2023 दुनिया के इतिहास में सबसे गर्म साल रहा। इस साल भी जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर और एल नीनो कंडीशन की वजह से भारत में गर्मी सीजन के दौरान अप्रत्याशित हीट वेव पड़ने की आशंका है। जाहिर है, हीट वेव के संकट से निपटने की चुनौती बड़ी है और भारत सरकार को सभी प्रभावित होने वाले राज्य सरकारों के साथ मिलकर गंभीरता से जमीन पर पहल करना होगा। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।